गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्लोज। क्लोज में हम पढ़ रहे थे इफ कंडीशन। क्लोज में पढ़ रहे थे इफ कंडीशन, जिसको हम बोल सकते हैं इसका शुरुआती बिंदु था नाउन क्लोज, दूसरा था एडवर्बियल क्लोज ऑफ कंडीशन, और इसमें ये पार्ट है इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में हम जो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे उसमें दूसरी कंडीशन थी वो पढ़ रहे थे। दूसरी कंडीशन कौन सी थी? इमेजिनरी और इम्प्रोबेबल। इसमें क्या है, मैंने आपको इसका पैटर्न बताया था। क्या आता है? एक प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वेरी इंफिनिटिव या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसको उल्टा रूपांतरित करेंगे तो क्या हो जाएगा? शुरुआत में वुड प्लस वेरी इंफिनिटिव या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इफ प्लस पास्ट सिंपल टेंस। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था। अब आगे इसका दूसरा एग्जांपल देखो। सी वर्कड हार्ड, सी वुड पास। अब मतलब आपको ऐसा दिया होगा, अब आपको इफ का प्रयोग करते हुए इसको कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। वो किस प्रकार से बनाओगे? तब आपके ध्यान में होना चाहिए इसका पैटर्न। क्या? इफ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब देखो वुड ये आ रखा है, वेर इंफिनिटिव ये आ रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, तो हम इसको बनाएंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। इफ प्लस पास्ट सिंपल हो गया सी वर्कड हार्ड, उसके बाद में सी वुड पास। यदि आप इसको विपरीत लिखना चाहो तो सी वुड पास एक में सी वर्कड हार्ड ये भी लिख सकते हो। दोनों तरीके लिख सकते हो यार, चाहे ये तरीका लिखो चाहे वो तरीका लिखो, दोनों समान होंगे। क्योंकि लेकिन आपको क्या आने चाहिए? दोनों तरीके आने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको इस प्रकार का तरीका पूछे। यदि अगले ने शुरुआत करके दे दिया सी वुड इतना दे दिया, उसके बाद में आपको करना है तो सी वुड पास, उसके बाद में इफ, उसके बाद में सी वर्कड हार्ड। यदि ये तरीका करो तो भी सही है, वो तरीका करो तो भी सही है। आगे देखो, वुड किस तरह है? यदि हमें इफ कंडीशन इफ से इसको जोड़ते हुए कंडीशनल सेंटेंस बनाना है तो वो किस प्रकार से बनेगा? यूं वुड कैच द ट्रेन इफ यूं रन। क्या होगा इसमें? क्योंकि देखो ये जो अगला सेंटेंस था ये किसका था? पास्ट सिंपल का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आर यू एन, सेकंड फॉर्म आर ए एन होती है, तो सेकंड फॉर्म भी लगती है। पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें क्या किया जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब हमें जैसे बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसा आया हुआ उसे इफ से कनेक्ट करना है तो वो क्या बिना सोचे समझे या तो बीच में लगा देंगे या सेंटेंस के शुरुआत में लगा देंगे और बोल देंगे ये कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है, हमें देखना सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे वुड प्लस वेर इंफिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेर इंफिनिटिव का मतलब मैंने आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखो यहाँ पे वुड आ रखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है। तो ये क्या था? इफ के बाद वाला, इफ के बाद में जो क्लोज आता है उसके बाद वाला जो क्लोज होता है, या इफ के पहले वाला क्लोज होता है वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला होता है। इफ के तुरंत बाद में जो क्लोज आएगा वो कौन सा होगा? पास्ट सिंपल वाला होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि आप इफ का प्रयोग कर रहे हो तो ये आपको आना चाहिए। आगे देखो, अब इसको इफ से कनेक्ट करते हुए बनाना है। अब देखो मैंने आपको इसका नाम बताया था, इसको इफ
अब ये एग्जांपल देखो, मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, एग्जांपल क्या हुआ, इसके साथ में मैं एक दूसरी चीज, मतलब आपके इंग्लिश से जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे, आपकी बुक पढ़ोगे, मतलब ऐसे सेंटेंस आपको बहुत जगह मिलेंगे। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की, क्या होती है कि जैसे मतलब आप विगत उठा के देखोगे, यदि हम पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, यहाँ से हम पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने आई के साथ वॉज का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? वॉज का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पे हमने देखा वर का प्रयोग आ रहा है। बहुत ज्यादा सेंटेंस, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तब तो जैसे एक बार बता देंगे हम, जरूरी नहीं है यही सेंटेंस आपकी टेक्स्ट बुक में आएगा, तब उस टाइम में आपके प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे वर का प्रयोग क्यों आ गया, सेंटेंस गलत है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसी बातें लाते हैं, वो प्रिंटिंग में मिस्टेक नहीं होता है। इसका नाम मैंने बताया था इमेजिनरी इंप्रोबेबल कंडीशन है या हाइपोथेटिकल कंडीशन। ये वो काल्पनिक शर्त होती है जो कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकती। ये वो काल्पनिक शर्त होती है जो कभी भी क्या नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती। मतलब उससे शर्त को पूरा करने के लिए जो टाइम होता है वो टाइम निकल चुका है, इसका मतलब वो कभी पूरी नहीं होगी। मतलब हमें जो टाइम दिया गया था वो, अब जैसे मतलब एक स्टूडेंट मानो, चाहे मैं मानो, चाहे दूसरा मानो, कोई ऐसा बोल रहा है इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, तो इसका मतलब हम एक मनुष्य प्रजाति में हम पक्षी नहीं बन सकते। तो ये क्या हुई? इम्प्रोबेबल कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। मतलब ये पूरी की पूरी काल्पनिक शर्त है जो कभी भी परिपूर्ण नहीं हो पाएगी। इसके लिए यदि आप जिस सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग देखो, यदि आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी छपा हुआ आ रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में सी है, आई है, सभी के साथ में यदि वर का प्रयोग देख रहे हो, वर का प्रयोग देख रहे हो, तो देखते ही आपको अनुमान आपके दिमाग में ये आना चाहिए जो अमुक सेंटेंस है इसमें कंडीशन लग रही है। कौन सी कंडीशन? इमेजिनरी, इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल कंडीशन चल रही है। क्योंकि बिना ये कंडीशन नहीं होती तो ऐसा प्रयोग कभी भी नहीं आता, और ये कंडीशन लग रही है तो ऐसा प्रयोग आएगा। क्योंकि एक नियम होता है, नियम के अकॉर्डिंग यदि जहां पे भी इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल या इम्प्रोबेबल कंडीशन है, वहां पे क्या किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तब हम उसको क्या मानते हैं? ये कौन सी कंडीशन है? इमेजिनरी या इम्प्रोबेबल कंडीशन आई हुई है। हम ये नहीं मानेंगे कि ये सेंटेंस गलत प्रिंट हुआ है या बाय मिस्टेक वॉज की जगह वर का प्रयोग आया हुआ है, वो गलत हो जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको जैसे मतलब एग्जांपल इससे अलावा भी बहुत है, जैसे मान लो कि जरूरी नहीं है हम ये एग्जांपल लिखें। जैसे मतलब मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, अपने विवेक के आधार पे कुछ भी बना सकते हैं। यदि हम अपने विवेक के आधार पे बनाएंगे तो बहुत ज्यादा एग्जांपल है। यदि हम एक एग्जांपल की पकड़ कर ली ना, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा, जैसे मान लो कि यही एग्जांपल है, जैसे बार-बार वही रिपीट, अरे बहुत ज्यादा एग्जांपल है। जैसे मान लो कि हम अपने पे कह रहे हैं इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, क्या बोल रहे हैं? इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड गिव यू, यहाँ पे लिख देंगे 5 करोड़ रुपए। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं तुमको 5 करोड़ रुपए देता। क्या है इसमें? पूरी की पूरी क्या कल्पना है। ये एक ऐसी शर्त हो गई जो कभी भी परिपूर्ण नहीं हो, क्योंकि जाहिर सी बात है हम प्रधानमंत्री बनने से रहे और 5 करोड़ रुपए देने से रहे, ऐसा काम हो ही नहीं सकता। मतलब ऐसी कोई सी भी शर्त है जो असंभाव्य शर्त होती है। जैसे मतलब इफ आई वर, अब उसके बाद में जैसे मतलब कुछ भी ऐसा वर्ड ले हो, जैसे मतलब इफ आई वर ए टीचर या इफ आई वर ए पायलट आई वुड फ्लाई प्लेन वेरी हाई इन द स्काई। मतलब यदि मैं पायलट होता तो प्लेन को आकाश में बहुत ऊंचे उड़ाता। मतलब ये हमारी पूरी की पूरी क्या है? कल्पना है। यदि जहां पे भी कल्पना प्रदर्शित की हुई होगी वहां पे हम क्या करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ग का प्रयोग आया हुआ रहेगा, और उस वर्ग को प्रयोग को यदि हम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो वहां पे कौन सी हाइपोथेटिकल कंडीशन है? इमेजिनरी। यदि हम इसको देखेंगे, देखते हैं अर्थ मालूम हो जाए, फुलफिल होना, मतलब फुलफिल का अर्थ होता परिपूर्ण होना, अन लग गया तो अपरिपूर्ण होना। और एक बोलते हैं पॉसिबल, पॉसिबल का अर्थ होता संभव, इम्पॉसिबल बोलते हैं असंभव। अपरिपूर्ण या असंभव शरत, ऐसी शरत जो असंभव हो। मतलब हम किसी कार्य को बोलते हैं ये कार्य पॉसिबल है, मतलब ये कार्य मैं कर सकता हूं,
मतलब ये कार्य मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब वो पॉसिबल है। अरे जो कार्य मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब वो हो गया इम्पॉसिबल। एक फुलफिल का मतलब होता है कोई कार्य परिपूर्ण होना, और जो कार्य परिपूर्ण नहीं हो तो हम क्या बोलते हैं, अनफुलफिल्ड। ये अनफुलफिल्ड बोला जाता है। ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, अनफुलफिल्ड कंडीशन। और इम्पॉसिबल कंडीशन, कंडीशन होती है सर ऐसी शर्त जो क्या हो, असंभव हो या अपरिपूर्ण, जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, मतलब जिसके संभावना हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, उस शर्त को क्या बोला जाता है, अनफुलफिल्ड कंडीशन या इम्पॉसिबल कंडीशन। अब देखो इसमें इसका स्ट्रक्चर एक तो ये हुई, यदि हम विपरीतता से लिखेंगे, यदि दूसरा इसका पैटर्न लिखेंगे, वो ये हो जाएगा वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस प्लस पास्ट परफेक्ट। क्या हुआ, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एक तो पैटर्न ये रहता है। यदि इसके विपरीत में आते हैं तो वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ये कि ये यहाँ पे क्या आ गया, पास्ट पार्टिसिपल। मतलब इंग्लिश में जाओगे, न्यू वर्ड देखोगे, नए वर्ड जैसे उत्पत्ति होगी, तो हम जिन वर्डों को नहीं सीखा है अभी तक, जिस प्रकार से हमने एक वर्ड सीखा था वेरी इंफिनिटिव, मतलब अब जहां पे भी आपको कोई पूछेगा कि वेरी इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है, तो मतलब हर स्टूडेंट जवाब देने योग्य होगा, क्योंकि वेरी इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। उसी प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल को हम क्या बोल सकते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब यदि आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस की प्लस पास्ट परफेक्ट। मतलब कि मैं ये समझाने के लिए ये वर्ड की कई जगह, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट कहीं और जगह जैसे मान लो कि कंडीशन पढ़ रहा हो और वहां पे ये वर्ड आ जाए पास्ट पार्टिसिपल, मतलब उसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं दोनों वर्ड बता दिया आपको। यदि आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना चाहो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हो, आपका कोई गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल वर्ड लिखा है, और ये इसमें लिखा है कि मतलब जनरली आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे पहले वाली जब हम कंडीशन पढ़ी थी इमेजिनरी कंडीशन, उसमें मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज न करके जो वर्ड यूज किया था वेरी इंफिनिटिव। तो वेरी इंफिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखो इसमें एग्जाम्पल आया हुआ, आप देख लेना, ऊपर वाले में मिलान कर लेना, सेम वैसा का वैसा रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। ऊपर जब हम स्ट्रक्चर लिखा है तो ये स्ट्रक्चर किसके अकॉर्डिंग है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये स्ट्रक्चर है। पास्ट परफेक्ट आ रखा है, उसके बाद में क्या आ रखा है, वुड आ रखा है, हैव आ रखा है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है। यदि हम इसको एक पे से कनेक्ट करते हुए ये जो कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि देखो इसके पास्ट परफेक्ट वाले से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, और उसके बाद में ही वुड हैव पास्ट। इस प्रकार से ये बनता है। यदि हम इसको इस प्रकार से नहीं बनाना चाहें और नीचे वाले तरीके पे आएंगे, मतलब ये तो ऊपर वाले पैटर्न के आधार पे बनाया था, हम नीचे वाले पैटर्न के आधार पे बनाएंगे तो ही, उसके बाद में वुड हैव
था ये पूरा का पूरा क्या था, हमारा जो ऊपर वाला पैटर्न था उसके आधार पे था, और ये कौन से पे था, नीचे वाले पैटर्न के आधार पे। मैंने दोनों आपको पैटर्न बताए। यदि इस तरीके से करना चाहो तो आपको बस इतना मालूम होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, यह बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्या करते हैं कि यार इसके शुरुआत में एक लगा देते हैं या इसके बीच में एक लगा देते हैं, एक ही काम करते हैं, उनको चाहे मालूम हो या ना हो। क्योंकि बस इसमें इतना ही ट्रिक ध्यान में रखना आपको कि जैसे मतलब हम इम्पॉसिबल या अनफुलफिल्ड कंडीशन पढ़ रहे हैं तो इफ के तुरंत बाद वाला जो क्लोज है वो पास्ट परफेक्ट का आएगा, उसके बाद वाला है वो किसका आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वेर इंफिनिट सॉरी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आएगा उसमें। और यदि हम यदि वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला जो क्लोज है सेंटेंस के शुरुआत में रख रहे हैं तो इसका मतलब इफ का प्रयोग क्या होगा, बीच में होगा। ये इतना ध्यान में रखना, आगे वाला कुछ भी हो इफ का प्रयोग है इस कंडीशन में, इफ का प्रयोग है, इफ के प्रयोग के बाद में जो क्लोज आएगा वो सदैव पास्ट परफेक्ट का आएगा। पहले में ध्यान में रखो इफ के मतलब ओपन कंडीशन, पहले जो कंडीशन है उसमें इफ के तुरंत बाद वाला सेंटेंस किसका आता है, प्रेजेंट सिंपल का। दूसरी है इफ जो इमेजिनरी कंडीशन, उसमें क्या होता है इफ के बाद वाला क्लोज है पास्ट सिंपल का आता है। और तीसरी है ये अनफुलफिल्ड कंडीशन, इसमें क्या होता है इफ के बाद वाला जो क्लोज आता है वो किसका आता है, पास्ट परफेक्ट का। बाकी का अपने आप स्वतः ही होते जाएगा। तीन जो टेंस है तीनों टेंसों का नाम ध्यान में रखो, उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ध्यान में रखो। पहले में प्रेजेंट सिंपल होगी, दूसरे में पास्ट सिंपल होगा, तीसरे में पास्ट परफेक्ट होगा। यदि वो मालूम है तो इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस इफ से बन रहे हैं वो आपको 100% आ रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगी। अब ये तो थे, यदि एक दो एग्जांपल और बता दूं मैं आपको इसके बारे में। हमने एग्जांपल लिखा था डॉक्टर हैड रीच्ड हॉस्पिटल और ही वुड हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ पेशेंट। ये लिखा है। यदि आप मतलब आप हर स्टूडेंट के ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि वही तरीके तो कोई जैसे मतलब चेंज होने वाले नहीं है कि एक कंडीशन पढ़ रहे हैं उस कंडीशन में जो भी तरीके आ रहे हैं मेथड आ रहे हैं तो वो मेथड है वैसे के वैसे चलते जाएंगे। यदि हम इसको बनाएंगे तो एक के बाद में जैसे मान लो कि ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है इफ के बाद वाला क्लोज किसका आता है, पास्ट परफेक्ट का। मतलब ये रहा पास्ट परफेक्ट का, तो इसका मतलब इफ के बाद में ये आएगा। तो इफ द डॉक्टर हैड रीच्ड हॉस्पिटल, उसके बाद में कॉमा, इसको जैसे कैपिटल है तो शॉर्ट कर दो, ही वुड हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ पेशेंट। और यदि हम इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो ये आ जाएगा ही वुड हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ पेशेंट और उसके बाद में इफ द डॉक्टर हैड रीच्ड हॉस्पिटल, ये हो जाएगा। ये मतलब यदि आपको एक एग्जांपल आ रहा है आप भली भांति इस एग्जांपल को कर सकते हो तो इसका मतलब बाकी के एग्जांपल आपको स्वतः ही आ रहे हैं। आगे देखो, एक है इफ क्लोज वाले सेंटेंस। अब देखो कंडीशनल एडवर्बियल क्लोज जो कंडीशन है वो अलग-अलग तरीके से बनाई जाती है। पहला हमने पढ़ा था इफ कंडीशन वाले सेंटेंस। अब इसमें दूसरा प्रयोग है शुड का। जिस प्रकार से हमें एग्जांपल दिया हुआ आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये शुड का एग्जांपल है, इसको हमें शुड से यदि करें, क्योंकि जरूरी नहीं है जो हम पहले सेंटेंस दिए थे उससे शुड से भी ऐड करवा सकते हैं, शुड से भी ऐड करवा सकते हैं। जिस प्रकार से देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जांपल लिखूंगा आपको, वो एग्जांपल आपको ध्यान में रखें। अब देखो मैं सेम एग्जांपल एग्जांपल हमने ओपन कंडीशन में पढ़ा, मतलब दूसरा एग्जांपल समझाएंगे तो उसमें क्या थोड़ी क्लिष्टता हो गया आपके लिए, मतलब आप उसमें सोचोगे यहाँ पे क्यों आया, नया एग्जांपल है, ये एग्जांपल हमारा पढ़ा हुआ था। अब जैसे मतलब कि आपको जैसा पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे मान लो कि इंग्लिश में सेंटेंस है वो अलग अलग प्रकार से बनेंगे, अलग अलग कंडीशन, जिस प्रकार से अगला कंडीशन की डिमांड कर रहा है कि हमें
अगला ब्रैकेट में यहाँ पे देखा शुड का प्रयोग करके इसको सेंटेंस रूपांतरण करना है। इसका क्या है, एडवर्बियल क्लोज और कंडीशन बनानी है। तो शुड का प्रयोग अब क्या किया हमने, क्या किया था एक क्लोज में इफ का प्रयोग किया था, और इसमें क्या करना है हमें शुड का प्रयोग करना। बस सीधा सीधा तरीका है, यहाँ पे क्या कर दो आप शुरुआत में शुड का प्रयोग कर दो और उसके बाद में सेंटेंस वैसा का वैसा। लेकिन इसमें एक बात यह होती है, देखो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको कहीं पे मिले या न मिले, लेकिन इसमें यह होता है देखो शुरुआत में शुड आता है, हम यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना, हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते, यहाँ पे क्या नहीं बोल सकते, प्रेजेंट सिंपल। ये क्या नहीं बोल सकते कि ये प्रेजेंट सिंपल आया हुआ है, ये वर्ड इस वर्ड का यूज नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये एग्जांपल बनेगा। आगे देखो, अब जैसे मान लो कि मैंने एक बताया था अब आपको, मतलब एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा, जैसे जरूरी नहीं है कि ये बात मैं पहले भी ये आपको नोट करवा चुका हूँ कि मैं जो एग्जांपल बताऊं सेम वो एग्जांपल नहीं है, लेकिन मेथड वो का वही आएगा। अब यदि आप इसको करना चाहो तो इसका मतलब आप आराम से कर सकते हो। मतलब ये एग्जांपल है, विपरीत भी जा सकता है, जरूरी नहीं है सेम एग्जांपल है। ये देखो विल हेल्प यू, उसके बाद में यू मेक एन अपील, ये भी आ सकता है। तो उस टाइम में हमें ध्यान रखना है कि हमारा स्ट्रक्चर आना चाहिए। शुड के बाद में वेरी इंफिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आती है। इस सेंटेंस में क्या आया हुआ है, विल आया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि विल वाला आ गया तो ये यदि पहले दिया हुआ है तो शुड मॉडल का आप प्रयोग कहां पे करोगे, बीच में करना है, सेंटेंस के बीच में। और यदि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस पहले आया हुआ है तो आपको क्या करना है, इसका प्रयोग पहले करना है। अगला इसमें वर्ब का प्रयोग सेम वही होगा, इमेजिनरी कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन में जाएंगे। वो एकदम जैसे मान लो कि एग्जांपल लिखेंगे हम, आई रीच, आई वुड हेल्प यू। इसका पैटर्न ये होगा वर्ब, हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी इमेजिनरी, मतलब कि इस कंडीशन को छोड़ के दूसरी कंडीशन पे जा रहे हैं। कौन सी, इन इमेजिनरी हाइपोथेटिकल इंप्रोबेबल कंडीशन में। उसमें क्या मैंने एक एग्जांपल बोला कि ये एग्जांपल उसमें भी हो सकता है। इफ आई वर रिच, आई वुड बाय ए बंगलो, मैं बंगलो, आई वुड बाय BMW कार, मतलब वो पूरी की पूरी एक काल्पनिक शर्त थी। और इसमें सेम वैसा का वैसा ही होगा। यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर पाएंगे, शुरुआत में वर्ब का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट आई है, उसके बाद में एडवर्बियल रिच है और फिर आई वुड हेल्प यू। यदि ये सेंटेंस इसके विपरीत में ये इधर आया हो और ये इधर आया हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वुड और वेर इंफिनिटिव वाला, मतलब वेर इंफिनिटिव का बार बार अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, वो एग्जांपल है कहां पे जो क्लोज आया वो पहले आया हुआ है, तो इसका मतलब वर्ब का प्रयोग क्या होगा, बीच में होगा। इस प्रकार से वर्ब का प्रयोग किया जाता है।